हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। ट्रांसफॉर्मर लेक्चर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे आयरन लॉस। आयरन लॉस या कोर लॉस। तो ट्रांसफॉर्मर के कोर के अंदर जो लॉस होता है उसको हम लोग कोर लॉस या आयरन लॉस बोलते हैं। तो कोर लॉस दो लॉस से मिलकर के बना हुआ था। एक होता है एडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो पहले हम लोग एडी करंट लॉस को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफार्मर का नॉर्मल व्यू ड्रा किए हैं। ये जो है ये ट्रांसफार्मर का कोर है। तो ये तो हम लोग सामने से देख रहे हैं तब ऐसा ट्रांसफार्मर का कोर लगा है। जैसे देखिए ये समझिए ट्रांसफार्मर का कोर है। तो इधर से देख रहे हैं तब ऐसा बन रहा है, लेकिन यही अगर इसका कट व्यू देखना चाहें, इसको काट करके इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखना चाहें तो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरह से स्क्वायर के रूप में नजर आएगा। तो इस कोर से यानी इस कोर से समझिए, इस कोर से आपका फ्लक्स पास कर रहा। और हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स का नेचर क्या है, सिनुसॉइडल। सिनुसॉइडल कहने का मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो जब सिनुसॉइडल नेचर का फ्लक्स किसी कंडक्टर या कॉइल को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो कहिएगा सर कंडक्टर या कॉइल को कट करेगा तब ना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बाबू जो हम लोग कोर बनाए हैं, तो कोर बनाए हैं सिलिकॉन स्टील का। तो सिलिकॉन स्टील का भी अगर आप नेचर देखिएगा तो वो भी कंडक्टिंग नेचर का होता है, यानी उसमें भी अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसमें भी करंट फ्लो कर सकता है। तो जब कोर के अंदर से चेंजिंग नेचर का फ्लक्स जा रहा है तो कोर में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कोर में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उस कारण से शॉर्ट सर्किट करके, खुद में शॉर्ट सर्किट करके उसमें करंट फ्लो कराएगा। तो जो करंट फ्लो कराएगा उसको बोलते हैं ईडी करंट या भावर धारा, और उसके कारण होने वाले लॉस को बोलते हैं ईडी करंट लॉस। थोड़ा सा ईडी करंट लॉस को समझिए। जैसे ये आपका कोर है, ठीक है, ये आपका कोर है। तो इससे ज्यादा होकर के फ्लक्स जा रहा है, तो इसके हर एक यूनिट लेंथ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें खुद में करंट सर्कुलेट करेगा। जैसे इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका। तो इसका हर एक यूनिट लेंथ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके कारण इसमें करंट सर्कुलेट करेगा। उसी जो करंट सर्कुलेट करता है कोर के अंदर उसको बोलते हैं ईडी करंट, और उसके कारण होने वाले लॉस को ईडी करंट लॉस बोलते हैं। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग बताए थे आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ईडी करंट लॉस कम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो कोर था उसको पतला पतला पत्थर यानी स्ट्रिप के रूप में काट करके बीच में दे देते थे इंसुलेशन। अब उस चीज को समझिए यहाँ पे कि बीच में इंसुलेशन देने से क्या होता था। जैसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया ये था, देखिए इस चीज को अगर इस तरह से देखिएगा, इधर से देख रहे हैं तो ये बन रहा है, उसी को हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखना चाह रहे हैं, यानी कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। तो पहले से इस तरह से था तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो करंट को फ्लो होने के लिए पूरा एरिया मिल गया, यानी सर्कुलेट करने के लिए पूरा एरिया मिल गया। लेकिन दूसरा केस में क्या किए हम लोग, इसको पतला पतला स्ट्रिप के रूप में काट करके उसमें क्या दे दिए, इंसुलेशन प्रोवाइड करा दिए। इसमें इंसुलेशन, जैसे मान लीजिए ये इंसुलेशन है, देखिए ये इंसुलेशन है, तो इसी तरह से पूरा में काट करके इंसुलेशन दे दिए। तो देखिए पहले सर्कुलेट करने के लिए पूरा एरिया मिल रहा था, अब सर्कुलेट करने के लिए पूरा एरिया नहीं मिल रहा, तो एरिया घटेगा। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो एरिया जब घटेगा तो कोर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो कोर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ईडी करंट का वैल्यू घटेगा, और जब ईडी करंट का वैल्यू घटेगा तो ईडी करंट लॉस का वैल्यू भी घटेगा। तो ये था कंस्ट्रक्शन का पार्ट। वहाँ हम लोग बताए थे कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर को पतला पतला स्ट्रिप या पत्थर के रूप में काट देते हैं, और काट करके उसके बीच में इंसुलेशन दे करके एक में असेंबल कर देते हैं। तो देखिए जो ईडी करंट लॉस होता है उसका फार्मूला होता है के बीमैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी। बीमैक्स क्या, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, जो कोर से होकर के जा रहा है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, यानी जो कोर से होकर के जा रहा है फ्लक्स उसका मैक्सिमम डेंसिटी क्या है, और ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। और ये टी जो है थिकनेस ऑफ पत्थर का जो थिकनेस होगा वो, यानी कितना पतला आप काट रहे हैं थिकनेस उसका क्या है उस चीज पर निर्भर करेगा। और भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ
कोर, यानी कोर का वॉल्यूम क्या है। तो ईडी करंट लॉस क्या चीज़ पे निर्भर करेगा, बीएफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी और ये थिकनेस और वॉल्यूम पे निर्भर करेगा। तो यहाँ हम लोग देख लीजिए ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस क्यों होता है, क्योंकि चेंजिंग नेचर का फ्लक्स हम लोग दे रहे हैं, तो चेंजिंग नेचर का फ्लक्स दे रहे हैं, तो चेंजिंग नेचर का फ्लक्स जब कोर से होकर के जाएगा तो कोर को कट करेगा, तो कोर को कट करेगा तो कोर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कोर चूंकि कंडक्टर है यानी सिलिकॉन स्टील है, तो उसमें भी कंडक्टिंग नेचर है, तो कंडक्टिंग नेचर है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण शॉर्ट कर करके खुद में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कराएगा, जिसको ईडी करंट बोलते हैं, और उससे होने वाला लॉस को ईडी करंट लॉस बोलते हैं। तो हम लोग ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करेंगे, पतला पतला स्ट्रिप के रूप में कर देंगे, बांट देंगे, यानी पूरा एक ब्लॉक यूज नहीं करेंगे, पतला पतला स्ट्रिप यूज करेंगे और उसको असेंबल कर देंगे। तो इस तरह से ईडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे ईडी करंट लॉस। अब हम लोग देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। अब हम लोग देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस देखने से पहले इस कर्व को हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसको बोलते हैं बीएच कर्व। एच है मैग्नेटाइजेशन फोर्स और बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज कीजिएगा तो एक वैल्यू के बाद, यानी एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स के वैल्यू के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी सैचुरेट कर जाएगा कोर। तो जब सैचुरेट कर जाता है तो फिर से अगर हम एच का वैल्यू यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वैल्यू घटाते हैं और घटा करके जीरो करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि उस कंडीशन में उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। यानी आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स घटा करके जीरो कर दिए तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जीरो ना होकर के कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने आप में रिटेन कर लेता है। उसको खत्म करने के लिए अगर हम फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं तब जाकर के वो चीज़ खत्म होता है। तो आप समझिए जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी कभी फ्लक्स का डायरेक्शन, अगर ये कोर है तो इससे फ्लक्स का डायरेक्शन कभी इस तरफ से जाएगा, यानी कभी क्लॉकवाइज जाएगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स है। तो कभी क्लॉकवाइज जाएगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी बोले तो कभी कोर मैग्नेटाइज होगा, कभी डीमैग्नेटाइज होगा। तो एक साइकिल में जो मैग्नेटाइज करते हैं किसी भी कोर को, एक साइकिल में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में जो लूप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। उसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। और उस लूप के बनने के कारण जो लॉस होता है उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लूप हम लोग बेसिक में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, या बोल सकते हैं कोर को, यहाँ कोर है तो कोर भी बोल सकते हैं, कोर को एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं तो उसका जो पार्टिकल होता है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो जब उसको डीमैग्नेटाइज हम लोग करते हैं, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वैल्यू जीरो कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कुछ रखा हुआ रह जाता है। यानी आप उसको मैग्नेटाइज किए तो मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वैल्यू जीरो कर दिए फिर भी उसका कुछ मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी रह जाता है उसके अंदर। तो उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए फिर से फोर्स लगाना पड़ता है। तो आप फिर से फोर्स लगाइएगा तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका जो पार्टिकल है वो एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया है, तो उस चीज़ को अपोज करता है, यानी वो चेंज को अपोज करता है। तो अपोज करता है तो उस कारण से उसमें अंदर में लॉस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो वो लॉस हीट के फॉर्म में जनरेट होता है कोर के अंदर, वो लॉस हीट के फॉर्म में जनरेट होता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है उसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, इट्टा बी मैक्स एफ इंटू वी। ये क्या है, इट्टा है हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट, बी मैक्स है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और एफ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और वी है वोल्टेज। और ये एक्स क्या है, ये जो एक्स है इसका वैल्यू लाई करता है 1.5 से 2.5 के बीच, लेकिन सिलिकॉन स्टील के लिए इसका वैल्यू होता है 1.6। तो हम लोग यहाँ पे 1.6 रखेंगे, जब भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे ट्रांसफार्मर में तो यहाँ पे हम लोग 1.6 रखेंगे। तो ये होता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस फिर से एक बार देख लीजिए क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉस में, कि जब कोर को या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को आप अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटाइज कीजिएगा फिर से डीमैग्नेटाइज कीजिएगा, तो उस केस में हिस्टैरिसीस लूप बनेगा। यानी जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर देते हैं
तो डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो पार्टिकल होता है उस चीज़ को अपोज करता है, विरोध करता है। तो उसको वो जो अपोज करता है उसी अपोजिशन के कारण उसमें लॉस होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस। तो पहले हम लोग देखें ईडी करंट लॉस, अब देखें हम लोग हिस्ट्रेसिस लॉस। तो देखिए हिस्ट्रेसिस लॉस के फार्मूला में क्या देखें, हिस्ट्रेसिस लॉस का फार्मूला यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। इसका हम लोग अब 1.6 रख रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाए हैं वो सिलिकॉन स्टील का बनाए हैं, और सिलिकॉन स्टील के लिए इसका एक्स का वैल्यू 1.6 होता है इंटू एफ इंटू भी। देखिए अभी तो आपको याद है, लेकिन आगे चल के भूल जाइएगा कि किसमें स्क्वायर होता है। एक ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला है, किसमें स्क्वायर होता है और किसमें 1.6 होता है, ये चीज़ आप भूल जाइएगा आगे। देखिए ईडी करंट लिखते हैं ना, तो इसमें डबल डी आ रहा है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि ईडी करंट में हर जगह पर स्क्वायर होगा। ईडी करंट में देखिए हर जगह पर स्क्वायर है ना, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आयरन लॉस का कंडीशन, यानी डिफरेंट कंडीशन में आयरन लॉस क्या होगा। आयरन लॉस इन डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट केसेस। क्या देखिए हिस्ट्रेसिस लॉस का फार्मूला ये हम लोग देखें, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीमैक्स के पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो है ईटा और ये वॉल्यूम जो है कोर का वॉल्यूम ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी ये ईटा और वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हिस्ट्रेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा bm के पावर 1.6 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी। bm क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, बी मैक्स को ही bm लिखे हैं। अगर इसी तरह से हम लिखना चाहें ईडी करंट लॉस को, तो इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, और ट्रांसफार्मर देखिए कैसे जाने कि ये सब कांस्टेंट है। तो जब आप ट्रांसफार्मर एक बार डिजाइन कर दिए हैं, एक बार ट्रांसफार्मर बना दिए हैं, तो उसका थिकनेस हमेशा घटाइए बढ़ाइएगा नहीं ना, तो थिकनेस कांस्टेंट रहेगा। और ट्रांसफार्मर एक पर्टिकुलर साइज का बना दिए हैं तो उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, और ये पहले से ही कांस्टेंट है। तो ये डायरेक्टली पीई यानी ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? bm के स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। अब देखिए एक चीज आपको बताए थे, इसको मिटा देते हैं। एन वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ क्या है कांस्टेंट? के कांस्टेंट है। अब देखिए तो एक चीज आप लोगों को बताए थे, ये इक्वेशन बताए थे आप लोगों को 4.44 bm f n1। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे थे? यहाँ फाई था, फाई एम, bm नहीं था, फाई एम था। तो ये चीज़ आप लोग को बताए थे, ये चीज़ पहले ही बताए हैं E1 लगभग इक्वल टू V1। तो इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं V1 इक्वल टू 4.44 और इसको लिख सकते हैं बी मैक्स इंटू एरिया इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू N1। तो देखिए इसमें ये कांस्टेंट है और ये एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। जब एक बार आप ट्रांसफार्मर डिजाइन कर दिए हैं तो उसका एरिया भी कांस्टेंट रहेगा और नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? V1 बट्टा एफ, फ्रीक्वेंसी को इस साइड लेकर चलाए हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स हो जाएगा। यानी जो बी मैक्स है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर, बी एम यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। यानी अगर ट्रांसफार्मर में बी मैक्स आपको कांस्टेंट रखना है तो आपको वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रखना होगा। अगर आप वी बाई एफ रेशियो चेंज कीजिएगा तो बी एम चेंज कर जाएगा। तब मिटा करके कुछ चीज़ लिखा हुआ रहने देंगे, जैसे देखिए एक ये चीज़ लिखा हुआ रहने देंगे, एक ये चीज़ लिखा हुआ रहने देंगे और एक ये चीज़, तीन चीज़ हम लोग निकाले हैं। तो देखिए तीन चीज़ हम लोग निकाल के लाए थे। हिस्ट्रेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bm के पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी था
और ईडी करंट लॉस निकाल कर लाए थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एम के स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, और बी मैक्स निकाल करके लाए थे बी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। पहला कंडीशन हम लोग क्या ले रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज जो है, पहला कंडीशन में हम लोग ले रहे हैं कि सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी सप्लाई वोल्टेज को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को वैरी कर रहे हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को वैरी कर रहे हैं, इसका मतलब घटा रहे हैं या तो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हिस्टेरेसिस लॉस को देखना चाहें तो हिस्टेरेसिस लॉस देखेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, बी एम के पावर 1.6 इंटू एफ। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, अगर यहाँ से बी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखें तो बी एम की जगह पर लिख सकते हैं वी बाई एफ। तो देखिए तो वी बाई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, देखिए वी बाई एफ के पावर 1.6 हो गया इंटू एफ। अब इसको लिख सकते हैं पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के पावर 1.6, वी के पावर 1.6 और एफ का पावर ये 1 है इधर गुना में और भागा में है 1.6, तो नीचे में हो जाएगा एफ के पावर 0.6। अब हम लोग कंडीशन क्या लिए हैं कि सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखे हैं, यानी इस चीज़ को कांस्टेंट रखे हैं, तो इस चीज़ को कांस्टेंट रखे हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी एच इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस चीज़ को, पी एच इक्वल टू पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको तो कांस्टेंट रखे हैं, सप्लाई वोल्टेज को तो कांस्टेंट रखे हैं, तो जब सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज को V1 द्वारा दिखाते हैं तो V1 कर देते हैं हर जगह पर। तो जब हम लोग सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखे हैं तो ये टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/, या इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ के पावर -0.6, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1/f के पावर 0.6। इसी चीज़ को डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं, देखिए यहाँ से इतना लिख सकते हैं और इस चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए क्या यहाँ से निकल करके आया कि अगर हम सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट रखें ट्रांसफार्मर में और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को सिर्फ वैरी करें, तो इस केस में हम लोग हमारा जो ईडी करंट लॉस का जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ के पावर -0.6, यानी यहाँ से देखिए इफ इस कंडीशन यानी सप्लाई वोल्टेज को आप कांस्टेंट रख रहे हैं और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो पी एच क्या होगा, घटेगा, और यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं तो पी एच का वैल्यू बढ़ेगा। ये चीज़ नहीं समझ में आया, देखिए एफ का पावर -0.6 है, देखिए इसी चीज़ को यहाँ लिखते तो और अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f के पावर 0.6, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली में कुछ पावर है, यानी आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा वो घटेगा और अगर फ्रीक्वेंसी को घटाइएगा तो हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा। तो ये तो हम देखेंगे पीएच यानी हिस्टेरेसिस लॉस का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं ईडी करंट लॉस का वैल्यू, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, बी एम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लिखे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ कर देते हैं, क्योंकि बी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ, तो वी वन बाई एफ कर दे रहे हैं, इसका स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। तो देखिए इसको अगर अलग अलग स्क्वायर करेंगे, यानी इसको हटा देते हैं और अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो वी1 स्क्वायर होगा और नीचे भी स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वी स्क्वायर यानी वोल्टेज के स्क्वायर। अब हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं कि पी इक्वल टू कांस्टेंट, पी ई निकाल करके आया वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल यानी सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, और हम लोग सप्लाई वोल्टेज को पहले ही कांस्टेंट कर चुके हैं। इस केस में मान करके हम चले हैं, इस कंडीशन में हम लोग मान करके चले हैं कि सप्लाई वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, तो सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं और ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया वोल्टेज के स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ईडी करंट लॉस जो हो हमारा निकल के आया वो कांस्टेंट रहेगा, यानी आप सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट कर दीजिएगा तो ईडी करंट लॉस कांस्टेंट हो जाएगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाइए या घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ईडी करंट लॉस पर। और अगर आप सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट कर देते हैं
और फ्रीक्वेंसी को घटाते बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में ये रिलेशन निकल के आया है। यानी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस घटेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी घटाइएगा तो हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ेगा। तो ये हम लोग पहला कंडीशन लिए थे। पहला कंडीशन में क्या लिए थे कि सप्लाई वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट रखे थे। तो सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखें तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आया? पहला चीज़ निकल के आया कि सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी को घटाइए या बढ़ाइए, ईडी करंट लॉस तो नहीं बदलने वाला है, और हिस्टैरिसीस लॉस जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और फ्रीक्वेंसी का जो पावर होता है वो 0.6 होता है। अब देखिए ये जो हम एफ का पावर लिए हैं V/F, देखिए हम जो V मैक्स यानी यहाँ हम क्या लिए थे, आपको बताए थे कि हिस्टैरिसीस लॉस के लिए इसका वैल्यू हम लोग Bm का वैल्यू x ले रहे थे ना, Bm के पावर x, तो x का वैल्यू हम सिलिकॉन स्टील के लिए 1.6 लिए हैं। अब कोई एक्सप्रेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1.6 ना लेकर के 2 ले लेते हैं। तो जब 2 ले लीजिएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? हम लोग 1.6 लिया है ना सिलिकॉन स्टील के लिए, यानी जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो 1.6 लेंगे। तो कोई एक्सप्रेशन निकालते समय 1.6 ना लेकर के स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि x का वैल्यू जो होता है 1.5 से 2.5 के बीच होता है, तो कोई स्क्वायर ले लेते हैं यानी 2 ले लेते हैं। तो जब आप 2 ले लीजिएगा तो उस कंडीशन में आपका ईडी करंट लॉस भी कांस्टेंट हो जाएगा और हिस्टैरिसीस लॉस भी कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग 1.6 लेकर के कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन स्टील के लिए इसका वैल्यू 1.6 होता है, x का वैल्यू 1.6 होता है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या ले रहे हैं, दूसरा कंडीशन में हम लोग सप्लाई वोल्टेज को वेरिएबल रख रहे हैं और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। पहला कंडीशन में क्या किए थे, वोल्टेज को कांस्टेंट रखे थे, फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को वेरी करा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। देखिए तो इस कंडीशन में क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm के पावर 1.6 इंटू एफ। अगर यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F के पावर 1.6 इंटू एफ। अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा V के पावर 1.6 बटा F के पावर 0.6, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी को पहले ही कांस्टेंट कर चुके हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं PH यानी हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के पावर 1.6। अगर इसी तरह से हम लोग ईडी करंट लॉस निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, Bm के स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लिखेंगे तो V/F के स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एफ स्क्वायर। तो यहाँ इसको अलग अलग करेंगे तो ये V स्क्वायर हो जाएगा और ये एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ईडी करंट लॉस निकल करके क्या आएगा, ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, दूसरा कंडीशन में हम लोग ये देखें हैं कि अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख करके वोल्टेज V1 को आप वेरी कर रहे हैं, हर जगह V1 कर दीजिए, सप्लाई वोल्टेज है। तो अगर V1 को आप वेरी कर रहे हैं तो उस केस में जो हिस्टैरिसीस लॉस आपको निकल के आ रहा है PH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm के पावर 1.6 और ईडी करंट लॉस जो निकल कर आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के पावर 1.6 है, V के पावर 1.6 और ये V स्क्वायर। यानी आप सप्लाई वोल्टेज बढ़ाइएगा, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख करके सप्लाई वोल्टेज बढ़ाइएगा तो हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों लॉस बढ़ेगा, और अगर आप सप्लाई वोल्टेज घटाइएगा तो ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों का वैल्यू घटेगा। तो देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो दोनों लॉस है हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस, तो हिस्टैरिसीस लॉस V के पावर 1.6 और ईडी करंट लॉस V के स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं, क्या देख रहे हैं, कोर लॉस दो लॉस से बन करके बना हुआ है, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V स्क्वायर का, यानी जो कोर लॉस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के। और कॉपर लॉस बताए किए थे कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, और कोर लॉस या आयरन लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर के।
देखिए एक 1.6 आ रहा है और एक स्क्वायर आ रहा है, तो ये दोनों से मिल करके बनता है आयरन लॉस। तो हम लोग ग्राफिकली जब बोलते हैं तो ये बोल देते हैं कि जो आयरन लॉस या कोर लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर देते हैं, बोल देते हैं एक बार फिर से। पहला केस में हम लोग क्या लिए, पहला केस में हम लोग किए कि सप्लाई वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी को वैरी कराएं। तो वोल्टेज को कांस्टेंट रख करके फ्रीक्वेंसी को वैरी करवाएं तो क्या देखें, जो आपका हिस्टैरिसीस लॉस था वो घट रहा था फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर और फ्रीक्वेंसी घटाने पर बढ़ रहा था, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और ईडी करंट लॉस कांस्टेंट रह रहा था। पहला केस में क्या देखें, ध्यान से सुनिए। पहला केस में हम लोग वोल्टेज को कांस्टेंट रखे और फ्रीक्वेंसी को वैरी करवा रहे थे, तो क्या देखें कि ईडी करंट लॉस कांस्टेंट रह रहा था और हिस्टैरिसीस लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो लॉस घट रहा था और फ्रीक्वेंसी घटा रहे थे तो लॉस बढ़ रहा था। दूसरा केस में हम लोग क्या किए कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और सप्लाई वोल्टेज को वैरी करवाएं। तो इस कंडीशन में हम लोग देखें कि ईडी करंट लॉस स्क्वायर से वैरी कर रहा था और हिस्टैरिसीस लॉस वैरी कर रहा था V के पावर 1.6 से। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग आयरन लॉस का कुछ पार्ट छूटा हुआ है, यानी सेपरेशन ऑफ आयरन लॉस देखेंगे। यानी आयरन लॉस का आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग किस तरह से सेपरेट करेंगे ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस के रूप में, उस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे।